क्लास 11 लेसन 5 जिसका लास्ट टॉपिक हमारा बचा है, जिसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। कुछ बुक्स में ये इंडिविजुअल लेसन दिया होता है ना, लेकिन देखा जाए तो बेसिकली ये हमारे लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर में ही जुड़ा होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। चलिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मतलब होता है एक जैसा, सर्कुलर मतलब गोल गोल घूमना और मोशन करना, सिंपल सा मतलब है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होती है जिसमें बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड। बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड मतलब एक ही स्पीड से मूव करती है। कांस्टेंट स्पीड बोला है बच्चों, वेलोसिटी नहीं बोला है, बट वेरिएबल वेलोसिटी। वेलोसिटी वेरिएबल कैसे हो सकती है? चलिए, एक छोटा सा अपन सर्कुलर मोशन बनाते हैं। एक सर्कुलर ट्रैक पर जब कोई व्यक्ति चलता है या कोई गाड़ी चलती है, हर सर्कल का एक सेंटर होता है। ये इस सर्कुलर ट्रैक पर बच्चों इस डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है। ये अपन सपोज आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, हम लोग हमारे हाथ में ऐसा धागा लेकर एक स्टोन बांध लेते हैं, उसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। लगभग सभी लोगों ने इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट बचपन में करे होते हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा कि अगर ये स्टोन जो है, अगर मान लो यहाँ चलते चलते यहाँ से छूट गया, तो क्या ये इसी तरफ जाएगा? नहीं जाएगा। जहाँ से वो छूटता है वो उससे सीधा निकल जाता है। इसका मतलब इस पॉइंट के ऊपर इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन इस तरफ है। मान लो वो ऑब्जेक्ट यहाँ से छूट गया आपकी रस्सी से या रोप से, यहाँ से छूट गया, तब क्या होगा? तब उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, मतलब वो ऑब्जेक्ट इस तरफ जाके गिरेगा। देख लेना आप करके कभी भी, अगर वो ऑब्जेक्ट इस तरफ यहाँ से छूट जाता है मान लो आपकी रस्सी से, तो वो ऑब्जेक्ट कुछ इस डायरेक्शन में जाके इस तरफ गिर जाएगा। और अगर वो सपोज इस तरफ करता है तो वो कुछ इस डायरेक्शन में जाके गिरेगा। इससे क्या समझे हम लोग कि जब वो यहाँ पर है तो उसकी स्पीड तो वही है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है। वो जब इस पॉइंट से गिरता है तो वो किस तरफ जाता है? जिधर उसकी वेलोसिटी थी। इस समय पर जिस तरफ उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वो उस तरफ ही जाएगा। यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इस तरफ। यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ और यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर चलता है और अगर आपसे पूछा जाए कि इस पॉइंट के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बताइए या वेलोसिटी की डायरेक्शन बताइए, तो उस पॉइंट पर बनने वाली एक टेंजेंट, मतलब ये से मैंने एक टेंजेंट बनाई, तो इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी चलती है। अगले ही सेकंड वो इधर पहुंच जाता है, उसके कुछ सेकंड बाद यहाँ यहाँ यहाँ। मतलब आप क्या देख रहे हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में चलता है तो उसकी वेलोसिटी बदलती रहती है। क्या होती है स्टूडेंट? उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। ये हमने लेसन 4 में भी पढ़ा था थोड़ा सा, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ा था। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब व्हेन अ बॉडी, या व्हेन और लिख लो, व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी बदल रही है। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब सिर्फ क्या है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। मैग्नीट्यूड तो वही है, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, मतलब स्पीड एक जैसी है, बस मोशन की डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए आप क्या लिखोगे? व्हेन अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। लेकिन किस वेलोसिटी से चल रहा है? वो वेरिएबल वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो वो मोशन होती है उसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर वेलोसिटी कैसी है? वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी बदलेगी तो क्या होगा बच्चों? हम पढ़ चुके हैं, अगर वेलोसिटी में चेंज होता है तो कोई ना कोई एक्सीलरेशन यहाँ काम करता है। ये फैक्ट है, हम लोगों ने पढ़ चुका है। क्योंकि एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सीलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। साफ साफ लिखा है, वेलोसिटी वेरिएबल है, मतलब वेलोसिटी बदल रही है, और वेलोसिटी बदलेगी तो यहाँ पर कोई ना कोई एक्सीलरेशन काम करता है।
लेसन 4 में जब हम पढ़ा था हमने सारे फॉर्मूले बना लिए थे, मैं आपको जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन काम करता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पर कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको AC भी कह सकते हो। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक्सेलरेशन हमेशा इस बॉडी को सेंटर की तरफ ले जाने का ट्राई करता है। किधर ले जाने का ट्राई करता है? टुवर्ड द सेंटर। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। हम फिर से एक डायग्राम बनाते हैं। थोड़ा सा सही नहीं बना, कोई बात नहीं। हम देखते हैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या है और इस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ ऐसे होगी, है ना। सपोज मान लो कि V1 है और ये है V2। तो अगर हम नेट वेलोसिटी की बात करें या चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो हमको क्या करना पड़ता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है V2 माइनस V1। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल को कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। यही होती है एक्सीलरेशन की वैल्यू। एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल को माइनस करना है तो आपको वेक्टर फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्मूला क्या कहता है? इन दोनों वेक्टर को फिर से बना लो। ऐसा ही है, देखो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और ये जो वैल्यू होती है ये हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक V2 माइनस V1। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये V2 माइनस V1 की जो डायरेक्शन है ना वो सेंटर की तरफ ही है। इसको देखिए आप, किस तरफ है ये, यानी एक्सीलरेशन जो है ना हमेशा किस तरफ काम करेगा? एक्सीलरेशन हमेशा काम करता है सेंटर की तरफ। देख लीजिए आप, ये V2 माइनस V1 यानी वेलोसिटी में चेंज। वेलोसिटी में चेंज किस तरफ हो रहा है? वेलोसिटी में चेंज इस तरफ हो रहा है, यानी किस तरफ हो रहा है? आपके सेंटर की ओर। इसीलिए हमेशा यहाँ पर जो एक्सीलरेशन काम करता है वो हमेशा सेंटर की तरफ वर्क करता है। ऑलवेज, हमेशा इस पॉइंट पर एक्सीलरेशन जो लगेगा वो सेंटर की तरफ लगेगा। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी सेंटर, यानी हर जगह पर जो एक्सेलरेशन है वो सेंटर की तरफ काम करता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका नाम होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको AC से भी रिप्रेजेंट करते हो या जनरली A भी कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी बॉडी, इसका फॉर्मूला पहले से हम बता चुके हैं, समझा भी चुके हैं, इसलिए हम सिर्फ यहाँ लिख रहे हैं कि इसका फॉर्मूला होता है V²/2। V²/2 होता है ना। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो लेसन 4 के वीडियोस में आप चले जाइएगा, वहाँ भी आपको सर्कुलर मोशन हमने समझाई है, ये कैसे निकाला वो भी बताया है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन A का फॉर्मूला होता है V²/2। यहाँ पर V क्या है? स्पीड ऑफ द बॉडी। स्पीड क्यों कह रहा हूँ मैं आपको? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। डायरेक्शन तो हमने पहले ही बता दी कि A की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है? A की डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होगी। एक्सीलरेशन किधर काम करेगा? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हमेशा काम करता है सेंटर की तरफ। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन हो गया V²/2। चलिए, ये हमारी वेलोसिटी कौन सी है? जिस वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है या जिस स्पीड से हमारा ऑब्जेक्ट चल रहा है। हमने क्या बोला है कि ये स्पीड कैसी है? ये स्पीड कांस्टेंट है। तो ये जो एक्सेलरेशन होगा वो भी कैसा होगा बच्चों? एक्सेलरेशन भी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये वैल्यू कैसी हो गई, ठीक है। और यहाँ पर 2 जैसा बन गया, वो गलती से R है बेटा, V²/R होता है। V²/R ये है हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू। पेज टर्न कर लेते हैं हम लोग। जो सर्कुलर जो हमारी वेलोसिटी होती है ना, या सर्कुलर मोशन होती है ना, हम उसको एंगल के थ्रू भी समझ सकते हैं। कैसे? समझिए ध्यान से। ये हमारा सेंटर है। अभी मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ गया तो अगर इन दोनों को सेंटर से ऐसे जोड़ दूँ तो ये एंगल बनाता है यहाँ पर 90। और यहाँ से यहाँ तक जो चला है ना वो इस पूरी डिस्टेंस का
1/4 पार्ट है। क्यों, कैसे समझ में आया हमको? क्योंकि हम जानते हैं कि जब वो ऑब्जेक्ट यहाँ से पूरा घूम के यहाँ पर आएगा ना, तो एक कंप्लीट एंगल बनेगा जो होगा 360 डिग्री का। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक बार सर्कल में घूमता है तो यहाँ पर पूरा 360 डिग्री घूम जाता है। कितने डिग्री एंगल पर घूम जाता है? 360। जब वो यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ क्या एंगल बन रहा है? 90। अब ये यहाँ से अगर यहाँ पहुँच जाएगा तब यहाँ से यहाँ तक जाने में उसने कितने डिग्री घूम गया? कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? ये सीधी लाइन बन रही है बच्चों, ये बन रही है सीधी लाइन, तो ये एंगल कितना होगा? 180। देखो एक सीधी लाइन बनती है तो एंगल हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से यहाँ पर आ गया तो फाइनली वो कहाँ से कहाँ पहुँचा है? यहाँ से यहाँ पहुँचा है। यानी उसने देखा जाए तो यहाँ से चलना चालू किया। एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, किसकी बात हो रही है? एंगल की। तो ये एंगल चालू किया 90, 180 और ये कितना हो गया? तो यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री एंगल घूम चुका है वो। और जब ये पूरा यहाँ आ जाता है, फिर से यहाँ पे आ जाता है, अपनी जगह पर आ जाएगा, इसका मतलब उसने पूरा ऐसा एक चक्कर लगा लिया। यानी एक पूरे राउंड में कोई भी बॉडी 360 डिग्री एंगल पर घूमती है, तो अगर हम एंगुलर वेलोसिटी का यूज़ करें, यहाँ पर क्या यूज़ करें बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। अगर मान लो कि ओमेगा माना जाता है कि ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है कि देखिए हम जो पढ़ते आए हैं अभी तक लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी क्या कहती थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है कि डिस्टेंस किस हिसाब से चेंज हो रही, वो होती वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का मतलब होता है कि एंगल कितना चेंज हुआ है, चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल अपॉन चेंज इन टाइम, कि कितने टाइम में वो ये एंगल बदल रहा है ना। अगर मान लो कोई व्यक्ति 1 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगा लेता है तो इसका मतलब क्या है कि वो 1 सेकंड में 360 डिग्री घूम गया है। तो 1 सेकंड में उसने कितना एंगल चल लिया? चेंज इन एंगल 1 सेकंड में उसने चल लिया 360, जिसको कहते हैं 2 पाई रेडियन एंगल। क्या कहते हैं? 2 पाई रेडियन एंगल। और टाइम क्या है उसका? 1 सेकेंड। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? इसकी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड हो जाएगी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। यानी पर सेकेंड वो कितना रेडियन एंगल चल रहा है? 1 सेकेंड में 2 पाई चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम एंगल को हमेशा रेडियन में नापते हैं बच्चों, डिग्री में नहीं नापते हैं, है ना। बात एक ही है, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। 360 डिग्री का मतलब होता है 2 पाई, 180 डिग्री का मतलब होता है पाई। ठीक है, ये एक दूसरे में कन्वर्टेबल है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर एंगुलर जो वेलोसिटी होती है ओमेगा, वो डिपेंड करती है कि टोटल एक घंटे में कितना, सॉरी एक चक्कर में कितना एंगल घूमता है वो, 2 पाई अपॉन में जो टाइम लगता है उसको मान लिया टाइम पीरियड। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। क्या होता है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी। 2 पाई एंगल है 360 डिग्री अपॉन टाइम, कितना टाइम लगता है। ठीक है, इस टाइप से। और 1 अपॉन टाइम पीरियड को कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि वो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में कितने राउंड क्लियर करता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक राउंड को चलने में 2 सेकंड लगा रहा है, एक राउंड को चलने में कितने सेकंड लगा रहा है? 2। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूँ, फ्रीक्वेंसी को एफ भी कहते हैं, कहीं कहीं वी कहते हैं, वी कहो या एफ कहो, दोनों फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में आप एक चक्कर लगा रहे हो। अगर इन्होंने बोला कि वो चक्कर लगा रहा है 2 सेकंड में, तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 1/2। 1/2 मतलब 0.5। इसका मतलब क्या है? 0.5 को हम कहते हैं हाफ या आधा, यानी वो 1 सेकंड में आधा चक्कर लगाता है, तभी तो 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगाएगा। अगर कोई व्यक्ति 0.1 सेकंड में, इतने टाइम में 0.1 सेकंड में अगर एक चक्कर लगा लेता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी, फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम। टाइम की जगह मैंने लिख दिया कि अगर वो 0.1 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा है, पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, तो 10/1। 10/1 की वैल्यू 10 ही होती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 10। इस फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो 1 सेकंड में 10 बार ऐसे ऐसे घूम जाता है। क्लियर है क्लास? तो हम यहाँ पर किस पर थे?
हम ओमेगा के फॉर्मूले के ऊपर थे कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, है ना। अगर मैं 1/t को क्या रख सकता हूँ, v भी रख सकता हूँ या f, तो यहाँ पर ओमेगा का एक और फॉर्मूला बन जाएगा 2πf, f मतलब फ्रिक्वेंसी, क्योंकि देखो 2π/t का मतलब होता है 2π × 1/t, यही मतलब होता है 2π/t का मतलब क्या होता है 2π × 1/t, और 1/t को हमने क्या लिख लिया, 1/t को लिख लिया f, तो फॉर्मूला एक और बन गया। एंगुलर वेलोसिटी हो गई 2πf, क्या हो गया 2πf। चलिए एक और रिलेशन दिया है हमारे पास, और वो रिलेशन हमारा ये है, तो इन दोनों में रिलेशन ये है बच्चों कि v = होता है r ओमेगा, है ना। v मतलब होती है लीनियर वेलोसिटी, r मतलब रेडियस ऑफ सर्कल जिसके अंदर वो घूम रहा है, और ओमेगा मतलब क्या होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो इन शॉर्ट में आपके लिए सारे फॉर्मूलेज अब लिख देता हूँ, है ना, इनका हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ, इसलिए पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर इनको समझना है कि फॉर्मूलेज कहाँ से आए हैं, तो हमारे लेसन 4 के लास्ट वीडियो में चले जाइएगा, वहाँ भी दिया हुआ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आपको सारे फॉर्मूलेज कैसे बने मिल जाएंगे। तो मैं आपको इन शॉर्ट सारे फॉर्मूलेज एक बार बता देता हूँ। AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r। अगर आप v की जगह r ओमेगा रख देते हैं तो आपका एक और फॉर्मूला बन जाता है AC का, जो होता है ω²r। ओमेगा के फॉर्मूलेस क्या हैं, ओमेगा होती है हमारी एंगुलर वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है 2π/t, जो मैंने पीछे ही लिखवाया, या फिर ओमेगा का एक और फॉर्मूला होता है 2πf। t होता है टाइम पीरियड, f होता है फ्रिक्वेंसी, वो 2π तो एंगल है ना। तो इस टाइप से ये फॉर्मूलेस का यूज़ हमको करना है। चलिए आगे करेंगे यूज़, तो एक बार फिर से हम चलते हैं हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के ऊपर, एक सर्कल फिर बनाएंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, जो एक r रेडियस के सर्कल में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है और वो ऐसे 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 घूमेगा इसके ऊपर। तो क्या क्या आपने समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि जब वो इस ऑब्जेक्ट इसके ऊपर चलेगा, तो जब वो ऑब्जेक्ट इसके ऊपर चलेगा तो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन हर समय पर चेंज होगी। यहाँ पर वेलोसिटी वही रहेगी, बस डायरेक्शन बदलती जाएगी, है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलती है। ये सब क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि हर पॉइंट पर एक एक्सेलरेशन काम करता है, एक एक्सेलरेशन काम करता है हमेशा सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन काम करता है, जिसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये सोचिए बच्चों कि अगर कहीं पर कोई बॉडी में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या वहाँ पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर कोई मासफुल बॉडी है, अगर कोई बॉडी है जिसका कोई ना कोई मास है, और वो अगर कोई एक्सेलरेशन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन तभी होगा जब उस पर एक फोर्स काम करेगा। क्या काम करेगा, एक फोर्स काम करता है, यानी कि सर्कुलर मोशन में चलने के लिए हमको एक फोर्स की भी नीड होती है। सर्कुलर मोशन में चलने के लिए किस चीज़ की नीड होती है बच्चों, सर्कुलर मोशन में चलने के लिए एक फोर्स की। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन हो रहा है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने क्या कहा था, या फर्स्ट लॉ, हर एक लॉ यही कहता है कि भाई एक्सेलरेशन तो तभी होगा जब कोई ना कोई फोर्स आए। तो यहाँ पर एक फोर्स हमेशा काम करता है बच्चों, जो जिसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसकी डायरेक्शन भी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ही होती है। क्योंकि आप जानते हैं F = ma फॉर्मूले से इसका वेक्टर फॉर्मूला लिखूँ तो वेक्टर F = m वेक्टर a। जो डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होती है वही डायरेक्शन हमारे फोर्स की भी होती है। तो यहाँ पर एक फोर्स काम करता है जो हमेशा इसको सेंटर की तरफ घुमाता है, हमेशा क्या करता है, इसको सेंटर की तरफ घुमाता है। ठीक है, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा जाता है बच्चों, जिसको कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं।
ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहो तो F लिखो या FC लिख लो, छोटा सा एक अंतर है, FC लिखोगे। फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है भाइयों, तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगता है या ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को घुमाते हैं तो आपको एक फोर्स उसको लगाना पड़ेगा जिससे कि वो सर्कुलर मोशन में घूमे। कॉमन सा एग्जांपल दूं बच्चों, आप लोगों ने, आप किसी भी चीज़ को अपने हाथ में पकड़ के ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, जैसे एग्जांपल दिया मैंने एक स्टोन का, एक स्टोन को आप सर्कल में घुमाना चाहोगे तो आप हमेशा उसको अपनी तरफ खींच के रखते हो, हमेशा आप उस पर फोर्स लगाते हो। अगर आप मान लो ये आप यहाँ खड़े हो, आपने एक रस्सी से एक बड़ा सा स्टोन बांध दिया है और आप उसको ऐसे खींचना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको अपनी ओर खींचोगे, आप उसको इस तरफ खींचोगे तभी कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप इसको नहीं खींचोगे तो ये सर्कुलर मोशन नहीं कर सकता, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी है, सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या ज़रूरी है, सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स चाहिए जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत आसान है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो m है, जो भी बॉडी चलेगी उसका कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। तो मास तो हो गया m, और एक्सेलरेशन हमने ऊपर ही निकाल लिया है। ये सब फॉर्मूले लगा दो यहाँ पर। तो अगर ये सब फॉर्मूले लगाऊं तो एक्सेलरेशन की जगह एक फॉर्मूला लगता है v²/r। तो हमारा एक फॉर्मूला हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का mv²/r। एक्सेलरेशन का हमारा एक और फॉर्मूला है, m इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ω²r। तो एक और फॉर्मूला बन गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का m ω²r। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी पर। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी पर। क्लियर है। तो इनके यूज से आप सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हो, है ना, कितना फोर्स चाहिए। और ये फोर्स हमको चाहिए होता है बच्चों, ये फोर्स नीडेड होता है। इट इज द नीडेड फोर्स विच टर्न एनी ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए जरूरी होता है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं आपसे कि सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है या हम लोग सप्लाई करते हैं। ये रिक्वायर्ड होता है, देना ही पड़ता है हमको। अगर ये फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए बच्चों, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों वाला, है ना। वैसे तो आप लोगों को आता ही होगा ये क्वेश्चन। एक बॉडी है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg और मूविंग इन द रेडियस 4 मीटर। 4 मीटर रेडियस के सर्कल में घूम रही है और जिसकी स्पीड है कांस्टेंट 120 मीटर पर मिनट। हमको इसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स AC और FC दोनों निकालना है। बहुत आसान है, इसे करवाना नहीं चाहिए था पर ठीक है। कुछ बच्चे बिल्कुल बिगनर होते हैं, वो बहुत बार नहीं समझ पाते हैं, इसलिए उनके हिसाब से जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं जो उनके लिए ज़रूरी नहीं है। सिंपल सी बात है, ये वेलोसिटी मीटर पर मिनट में, चाहे तो इससे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली क्या मानते हैं कि स्पीड होना चाहिए मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी या स्पीड दे रखी वो दे रखी 120 मीटर पर मिनट। मिनट को चेंज करेंगे सेकेंड में तो अपॉन में क्या आ जाएगा 60, है ना, क्योंकि मिनट कहाँ लिखा है, मिनट लिखा है अपॉन में। मिनट को चेंज करूँगा सेकंड में तो एक मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो यहाँ पर मिनट की जगह मैंने क्या लिख दिया, सेकंड बच्चों। 0 से 0 कटेगा, 6 2 जा, यानी आपकी जो वेलोसिटी आ गई अब वो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। हमने अभी क्या देखा था, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है v²/r। v कितना दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 का स्क्वायर अपॉन में r कितना है 4। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी क्या होता है बच्चों 4 होता है। तो 4/4 से कट जाएगा तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमको निकालना है फोर्स FC निकालने के लिए चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए ना, हमने यहाँ तो एक ही वैल्यू रख दी थी तो हम मास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, मास हमको दिया है कि बॉडी 5 किलोग्राम की है, एक्सेलरेशन 1 हो रहा है तो 5 1 जा 5 न्यूटन का एक्सेलरेशन उसको चाहिए, सॉरी फोर्स चाहिए। 5 न्यूटन फोर्स मिलने पर वो क्या करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी बहुत आराम से। चलिए बच्चों, हमने देख लिया ऐसा।
मगर स्टूडेंट कभी ऐसा होता है कि जो हमारी सर्कुलर वेलोसिटी होती है या सर्कुलर मोशन होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, कभी कभी कैसे नहीं होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो जाती है। कैसे हो जाती है? नॉन यूनिफॉर्म मतलब अगर कभी सर्कुलर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गई कि सर्कुलर वेलोसिटी जो है या सर्कुलर मोशन है वो चेंज हो रही हो, क्या हो रही हो? चेंज हो रही हो, तब क्या होता है? तब हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तब हमारे पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, ठीक है ना। मतलब कहने का ये है कि सपोज ये आर रेडियस के सर्कल में चलते हुए अगर चलते चलते कभी इसकी जो स्पीड है क्या है बच्चों, अगर कभी पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो गई तो वो थोड़ा सा बड़ा सर्कल लेके चलेगा ऐसे, है ना। तब उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, है ना। वो एक्सेलरेशन क्या करेगा? इस बॉडी के सर्कल को बड़ा करेगा। तो वो एक्सेलरेशन को हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं? टेंजेंशियल। हमने क्या देखा था, एक बात ध्यान से सुनना, हमने ये देखा था कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की इस तरफ है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये होती है, सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ये होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दोनों वेलोसिटी जो होती हैं बस इक्वल होती है, डायरेक्शन अलग अलग होती है। क्या होती है? डायरेक्शन डिफरेंट होती है, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है। लेकिन अगर सपोज यहाँ से ऑब्जेक्ट निकला v वेलोसिटी से और जैसे वो आगे यहाँ गया उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल गया। सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ पर वो 2 मीटर पर सेकंड था, आगे जाके 3 मीटर पर सेकंड हो गया, तो ये बॉडी अब इस रास्ते पर नहीं चलेगी, वो थोड़ा सा रास्ता अपना इस टाइप से बदल लेगी। उसका जो सर्कल होगा ना वो थोड़ा बड़ा रेडियस का हो जाएगा। मतलब इसके अंदर एक टेंजेंशियल, जिस पॉइंट पर स्पीड बढ़ेगी ना, जिस पॉइंट पर जाकर स्पीड बढ़ेगी वहां पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम करेगा। क्या काम करेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी काम करेगा, जो इसको थोड़ा आगे ले जाएगा, यहाँ से मुड़ने नहीं देगा, थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर जाता है बच्चों, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि दो एक्सेलरेशन काम करेंगे, एक होता है टेंजेंशियल, एक कैसा होता है बच्चों, एक होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जिसको AT नाम दे सकते हो आप, है ना। और एक एक्सेलरेशन तो हमेशा काम करता है, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में चल रही तो एक एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ काम करता है, जिसको हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह लिया, ठीक है। लेकिन ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी काम करेगा जब ऑब्जेक्ट की मोशन हो नॉन यूनिफॉर्म। कैसी होगी बच्चों? जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलेगा तब उसकी मोशन क्या होगी? तब उसके अंदर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा, है ना। अगर आपकी मोशन कांस्टेंट है, आपकी स्पीड कांस्टेंट है, तो आपको ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सपोज कभी ऐसा हुआ कि आपके पास दोनों एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है और सेंट्रीपिटल तो होगा ही होगा, तब आपका नेट एक्सेलरेशन जो होता है ना, तब आपका नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है √AC² प्लस AT²। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? सेंट्रीपिटल। ये कौन सा एक्सेलरेशन है? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल जाए। जैसे हमने अभी तक क्या पढ़ा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है जो 5 मीटर रेडियस के किसी सर्कुलर ट्रैक पर चल रहा है, जिसकी स्पीड फिक्स्ड है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। स्पीड की मतलब वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है या स्पीड कह लो वो फिक्स है, 2 मीटर से ना 2.5 हो रही है ना 1.9 हो रही है। जब वेलोसिटी फिक्स है तो इसके अंदर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ आपके पास AC होता है। लेकिन जब हमारी मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी ना बच्चों, तब वहाँ पर AC और AR दोनों काम करेंगे, AC और AT, टेंजेंशियल भी और सेंट्रीपिटल भी। तब आपको नेट एक्सेलरेशन निकालना पड़ता है जो इस फॉर्मूले से निकल जाता है, ठीक है। आसान है, कुछ खास नहीं है। कहीं कहीं बुक में AC को AR भी लिखते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन, कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ईजी है। मैं इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको करवाता हूँ,
देखिए बाकी जो हमने इससे पहले सब फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, आपको याद होगा लेसन 3 मोशन में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है dv/dt, तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल कभी भी हो सकते हैं। या a बराबर होता था क्या होता था d²s/dt², वो फॉर्मूले कभी लग सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि एक्सेलरेशन ही है, जो पहले था वही अभी है ना, फॉर्मूलेज वही सब है। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके सामने, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, मतलब एक पार्टिकल है जो r यानी 2 मीटर रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है, जिसकी वेलोसिटी जो है वो वेरी करती है टाइम के हिसाब से, और फॉर्मूला है वेलोसिटी का t²। यहाँ बोल दिया ना कि वेलोसिटी जो है टाइम के हिसाब से वेरी करती है, वेरी करना मतलब बदलती है, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी बदलेगी, और अगर वेलोसिटी बदलेगी मतलब वेलोसिटी यानी स्पीड भी समझ लो यहाँ पर, वेलोसिटी तो सर्कुलर मोशन में बदलती है जब तो वो घूम पाती है, लेकिन इसके साथ स्पीड भी बदलेगी, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ये बोला है द स्पीड ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन 2 मीटर सर्कल चेंजिंग बाय टाइम, और टाइम के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी क्या है, v बराबर t² है। जहाँ पर t को दिया है सेकंड में और v जो दिया है वो मीटर पर सेकंड की स्पीड से दिया हुआ है। हमको रेडियल और टेंजेंशियल मतलब सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दोनों एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कब? जब टाइम हो 2 सेकेंड। जब टाइम होगा 2 सेकेंड तो मुझे रेडियल और इस टाइप के दोनों एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखिए भाइयों, यहाँ वेलोसिटी आपको मीटर पर सेकंड में किसी में नहीं दी है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, हमको एक फॉर्मूला दिया है। और जब भी मैंने आपको सिखाया है, जब भी हमको फॉर्मूला दिया होता है तो हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं, है ना। किसका यूज़ कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन का, एक्सेलरेशन निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले हम टाइम 2 पर वेलोसिटी निकालेंगे कि टाइम 2 पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो v बराबर अगर 2 मीटर पर सेकेंड रख दिया जाए तो बच्चों टाइम को यहाँ पर अगर 2 रखा जाए तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी वेलोसिटी हो गई टाइम 2 के ऊपर। फिर उन्होंने पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालो, टेंजेंशियल भी और रेडियल भी, मतलब रेडियल यानी जो सेंट्रीपिटल होता है वो भी, है ना। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? AC का फॉर्मूला हमने देखा था v²/r, याद होगा आप लोगों को, देखा था। v कितना दिया है? 4 का स्क्वायर अपॉन में r रेडियस है 2, तो 4 का स्क्वायर 16/2, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमको मिल गया कितना? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सॉरी टेंजेंशियल नहीं, सेंट्रीपिटल। कौन सा मिल गया? सेंट्रीपिटल हमको मिल गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। चलिए मैं थोड़ा पेज टर्न कर लूँ। सो हम पेज टर्न कर रहे हैं बच्चों। हमारा फॉर्मूला है v बराबर t²। जब हमको टेंजेंशियल निकालना है एक्सेलरेशन बच्चों, कौन सा निकालना है? टेंजेंशियल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा dv/dt। आपको पता ही है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करो तो क्या निकल जाता है ना, एक्सेलरेशन निकल जाता है। तो at निकालने के लिए हम क्या करेंगे? d/dt करेंगे, और v का फॉर्मूला क्या था? t² था। हमने देखा ना पीछे, v बराबर क्या दे रखा था फॉर्मूले में? t² दे रखा था। अगर t² का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो t की पावर 2 है। तो पावर जो होती है, हमेशा बच्चों मैंने सिखाया है आपको कि पावर हमेशा आगे आती है और पावर में से एक कम होता है। 2 पावर में से एक पावर कम होगी तो आंसर आ जाएगा 1 पावर। तो at का फॉर्मूला हो गया 2t। ये भी फॉर्मूला है, हमको बोला है एट t = 2 सेकेंड। टाइम जब आपका 2 सेकेंड होगा तो आपकी वेलोसिटी क्या होती है? तो at की वैल्यू हो जाती है 2 × 2, 2 × 2 = 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको टेंजेंशियल वेलोसिटी पता चल गई। क्या पता चल गई बच्चों? हमको पता चल गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमको पता चल गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? अब हमको नेट एक्सेलरेशन ये निकालना है, जो होता है √AC² प्लस
80 का स्क्वायर। AC कितना निकाला पीछे हमने 8, 80 कितना निकाल लिया 4, तो 4 का स्क्वायर। तो नेट एक्सीलरेशन हमारा हो जाएगा 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16, आंसर आ गया अंडर रूट के अंदर 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट इज़ द नेट एक्सीलरेशन एट द टाइम t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। टाइम t बराबर 2 सेकेंड था, तब नेट एक्सेलरेशन हो गया 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का बच्चों। ठीक है, ये हमने देख लिया। सुनिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। 0.5 मीटर रेडियस के सर्कल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। स्पीड जो है यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, उसकी स्पीड को बोला है कोई यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, हमको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है आपको, जिसको हम यहाँ पर अल्फा मान लेते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या देखा, एंगुलर वेलोसिटी देखा ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होती है। अगर एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो वो क्या निकल जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकल जाता है। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, डिफरेंशिएशन का। अगर आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दो, चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो चाहे लीनियर हो, है ना, चाहे वो 2D वेलोसिटी हो चाहे 3D हो, हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट है कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन किया टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो एक्सेलरेशन हो जाता है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है वो हमको यहाँ पर फाइंड करना है। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अगर उसकी स्पीड जो है, पार्टिकल की स्पीड हमको बोला गया है चेंजेस फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड से लेकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है 4 सेकेंड के अंदर। अगर 4 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, तो उस समय हमको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जो हमको दी ना वेलोसिटी, ये मीटर पर सेकेंड, यानी हमको ये लीनियर वेलोसिटी दे रखी है। ये हमारी v1 वेलोसिटी हो गई है और ये हमारी v2 हो गई है। v1 और v2 वेलोसिटी हो गई आपकी। ये कौन सी वेलोसिटी है, लीनियर, एंगुलर नहीं है। पहले लीनियर निकालेंगे, लीनियर से एंगुलर निकाल सकते हो आप। लीनियर से क्या निकाल सकते हो, एंगुलर निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लीनियर एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि हम निकालेंगे लीनियर एक्सेलरेशन एल मान लो, लीनियर एक्सेलरेशन एल मान लीजिए। यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने देख लिया है भाई, सिंपल सा होता है चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है और अपॉन में उस वेलोसिटी को होने में कितना टाइम लगा है, तो ये दोनों चीज़ें फाइंड कर लेते हैं। वेलोसिटी में चेंज 4 - 2, टाइम 4 सेकेंड, तो एल कितना आ जाएगा, आपके एल की वैल्यू आ जाएगी 4 - 2 यानी कि 2/4, 1/2 कह लो, या इसको कह लो 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों हमको यहाँ पर, अभी तक तो हमें नहीं लग रही है। चलिए, हमको लीनियर एक्सेलरेशन एल की वैल्यू मिल गई है और हमको निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एल लीनियर एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एक छोटा सा रिलेशन आपको बता दूं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अगर मैं अल्फ़ा बोल दूं, एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा, तो उसका फॉर्मूला होता है लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन आर। हमेशा याद रखिएगा। चलिए मैं बता भी दूं ये कैसे आया, क्योंकि मैंने बताया नहीं था आपको कैसे आया, तो मैं समझा दूं आपको। आपने एक रिलेशन पढ़ लिया था v बराबर आर ओमेगा, हमने पढ़ा था। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन। मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करूंगा, इधर भी और इधर भी। तो d अपॉन
डी टी ऑफ वी इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी टी ऑफ आर ओमेगा। डी अपॉन डी टी होता है डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी को कहते हैं लीनियर एक्सेलरेशन ए एल। आर तो बाहर आ जाएगा और तब बनेगा हमारे पास डी ओमेगा अपॉन डी टी, और डी ओमेगा अपॉन डी टी यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा अल्फ़ा। तो ए एल बराबर क्या हो गया, आर जो है मल्टीप्लाई से यहाँ डिवाइड में ला सकता हूँ, ये आर तो डिवाइड में चला गया और इस वैल्यू को मैंने क्या लिख दिया अल्फ़ा। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है ना कि एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा बराबर होता है लीनियर एक्सेलरेशन अपॉन आर। इसकी वैल्यू कितने निकाल ली 0.5, आर रेडियस कितनी दे रखी 0.5 मीटर, दोनों कट होंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, और आंसर आ जाएगा 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी को हम रेडियन पर सेकेंड में नापते हैं और एंगुलर एक्सेलरेशन को रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में ही मेजर किया जाता है बच्चों। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर एंड करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन सिर्फ बहुत इजी सा है। क्वेश्चन कहता है अ पार्टिकल मूविंग इन द सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक पार्टिकल है जो 10 मीटर रेडियस के सर्कल में चल रहा है। एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंस, किसी एक इंस्टेंस पर स्पीड जो है, स्पीड हमको क्वेश्चन में दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से किसी इंस्टेंट पर वो चल रहा है, ठीक है। एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग, एंड स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय एक्सेलरेशन दिया है हमको 2 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से ये इसकी स्पीड बढ़ रही है। लेकिन हमको जिस टाइम से ये एक्सेलरेशन चालू हुआ ना उस टाइम पे स्पीड ये थी, और हमको इसी टाइम पर क्या निकालना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं। आपसे बोल दिया कि 10 मीटर पर सेकेंड में घूम रहा है, वो किसी इंस्टेंट पर किसी टाइम पर उसकी वेलोसिटी ये है, यानी स्पीड ये दे रखी है आपको, वी क्वेश्चन में दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड, और उसी टाइम पे ये भी बोल दिया कि स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर। तो इस टाइम स्टैंड पर, इसी समय पर बताओ कि उसका एक्सेलरेशन क्या है। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेलरेशन 2 होगा या नहीं। अरे बात ये है कि इस टाइम पर तो स्पीड 5 है ना, और जिस टाइम पर 5 स्पीड है उस समय पर एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, इसके बाद चालू हो रहा है ना 2 का। तो ये उस समय तक तो उसका एक्सेलरेशन क्या था, उस समय तक उसके अंदर कोई ये एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा था। उस समय तक उसके अंदर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा था, AC, जिसकी वैल्यू होती है v²/r होती है बच्चों। अगर वो इस इंस्टेंस के 2 सेकंड बाद पूछता कि जब स्पीड ये थी, एक्सेलरेशन ये लगना चालू हुआ, उसके 2 सेकंड बाद 2 मिनट बाद कितना होगा, तब हम निकाल सकते थे। जब उनने ये एक्सेलरेशन का बोला तब तो वेलोसिटी यही थी, यानी उस समय पर तो एक्सेलरेशन काम ही नहीं कर रहा था, उसके बाद काम करेगा। और उसी टाइम पर हमसे अगर एक्सेलरेशन पूछ लिया तब हमारे पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल, जिसकी वैल्यू होती है v²/r। v की वैल्यू दे दी है 5, 5 का स्क्वायर/r दिया है 10, 5 का स्क्वायर होता है 25/10, कैंसिलिंग करोगे तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा, जो किस तरफ काम करेगा, सेंटर की तरफ, हमारे सेंटर की तरफ, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो बच्चों यहाँ पर आज हम इसका बेसिक हमने ख़त्म कर लिया है। इसके बाद हम कुछ और तरीके की सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, है ना, स्किडिंग की, और बहुत सारी हैं, वो अब हम पढ़ेंगे जब भी हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।